हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक जो रहेगा हमारा क्लास 10th के लिए है, बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, क्या टॉपिक रहेगा हमारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः नया उत्पाद बनाते हैं जिसके गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए Mg होता है, आपने सुना होगा मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। और ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है। ठीक, तो ये जो बना, अब इसको बैलेंस करना होता है। तो पहले हम अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये जो है इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक, तो अब इसी हिसाब से जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में भी हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पेपर में कैसे पूछा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताओ। सिर्फ ये नहीं पूछेगा आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ये हो गया बच्चों वाला खेल जो हम 7वीं 8वीं पढ़ते हैं। ठीक, पूछेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं? देखिए, सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, फिर एक होती है इसमें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, फिर विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, ये सब होती हैं। ठीक, तो इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो होती है अभिक्रिया, वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, संयोजन या संकलन अभिक्रिया लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ध्यान रखना, एकल उत्पाद यहाँ पर लिखा हुआ है। एकल उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो अकेला बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब CaO जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आप पुताई करते हो तो आप चूना डालते हो उसमें पानी, तो आप देखते होंगे कितनी ऊष्मा निकलती है, मतलब हीट निकलती है और वो बन जाता है फिर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, जब CaO को जब हम मिलाएंगे CaO को पानी के साथ, ठीक, तो ये क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, और उसमें ऊष्मा निकलेगी। तो यहाँ पर जो बना है CaOH होल ट्वाइस एकल उत्पाद बना है, इसलिए यह किसकी अभिक्रिया है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन या फिर संकलन अभिक्रिया। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको अन्य एग्जाम्पल, एक आध और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप NH3 की क्रिया कराते हैं। ठीक है, NH3 की क्रिया कराते हैं, HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। ठीक है, NH4Cl बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये होता है NH3 अमोनिया, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये होता है आपका संकलन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रियाएं भी कई प्रकार की होती हैं, उनके विषय में भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। अभी जो आपने संकलन अभिक्रिया देखी थी, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर जो है दो या हो सकता है एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। लेकिन जो अपघटन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद जो प्रोडक्ट रहेगा जिसकी क्रिया होगी वो रहेगा एकल रहेगा, लेकिन दो या दो से अधिक बनाते हैं। तो क्या लिखा? वियोजन अभिक्रिया वह क्रिया है
जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, जहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के आधार पर अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया को भी डिवाइड किया गया है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा अपघटन अभिक्रिया। तो इनके विषय में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऊष्मीय अपघटन। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा बनेगी, वह अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये होता है CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। जब इसका ऊष्मीय अपघटन करेंगे, मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। मतलब जब CaCO3 को हमने ऊष्मीय किया, मतलब गर्म किया, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। ठीक, और इस उद्योगों का उपयोग कहाँ पर होता है, सीमेंट उद्योग आदि में होता है। जैसे सीमेंट उद्योग में CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। तो अब इसकी कैसी परिभाषा लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। इतनी बात तो सिंपल सी है, समझ होगी कि विद्युत अपघटन बोल रहा है मतलब विद्युत प्रवाहित की जाएगी। तो सिंपल सी परिभाषा लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक एक तो जलीय विलयन रहेगा, ये कन्फर्म रखना है क्योंकि जलीय विलयन में ही आप विद्युत प्रवाहित करोगे। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम पानी की बात करें, सबसे छोटा एग्जाम्पल है पानी। जब पानी के जलीय विलयन में जब इसके विद्युत प्रवाहित करेंगे, मतलब विद्युत अपघटन करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और दे दूं आपको, जैसे मान लीजिए एक होता है, आपने सुना होगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं KCl। ठीक है, जब KCl का आप जो है विद्युत अपघटन करोगे तो किस में बदलेगा, ये जो होता है K में बदल जाएगा और Cl2 गैस मुक्त होगी, मतलब क्लोरीन मुक्त होगी। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो ये थी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब बात करते हैं प्रकाश अपघटन की। अब होती है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। मतलब अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए AgCl है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या है, Ag मतलब सिल्वर और Cl2 यानी क्लोरीन में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त अभिक्रिया जो होती है, जो आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं वो है। क्या है ये, पेपर में पूछा जाता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, और कई सारे जो आप ये टॉपिक कर रहे हैं, इसका एक ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, मतलब कौन सी रिएक्शन है। ठीक, तो आप इसलिए इसको ध्यान से देखें। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक अधिक क्रियाशील धातु या अधातु जो भी रहेगी, मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ से को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन कहलाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है Fe + CuSO4, ये क्रिया करके बन रहा है इसमें FeSO4 + Cu। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखिए Cu को इस Fe ने Cu को हटा दिया है और खुद इसका स्थान ले लिया है। तो मतलब क्या है कि Fe जो है अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, तो इसने Cu को बाहर कर दिया। ठीक, मतलब जो शक्तिशाली है उसने
खुद उसका जगह ले लिया और उसको बाहर कर दिया। ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, आप एक बार ध्यान से दोबारा देखें। वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, तो जो CuSO4 था ये कम सक्रिय तत्व इसमें है Cu, इसका जो विलयन था CuSO4 था और Fe अधिक क्रियाशील था। तो Fe ने क्या किया कि Cu को खुद हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो ये एक इक्वेशन बजाती है एकल विस्थापन की। अब द्विविस्थापन, द्विविस्थापन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दो तत्व आपस में विस्थापित हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो है Ba जो है SO4 के साथ आ गया, ठीक, Ba तो SO4 के साथ आ गया और Na जो है Cl2 के साथ क्रिया कर लेगा, सोडियम जो है Cl2 के साथ क्रिया कर लेगा। तो बनेगा क्या, BaSO4 प्लस NaCl, जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये जो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखना। फिर होता है फ्रेंड्स अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। अब उपचयन अपचयन क्या होते हैं इनके विषय में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले है उपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। ध्यान रखना, उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, किसी पदार्थ से या तो ऑक्सीजन का योग होगा या फिर उसमें हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगी। जैसे Na+O2 है, जब ये क्रिया होगी तो क्या होगा, Na2O बनेगा। क्या बनेगा, Na2O बनेगा। समझ में आया। अब इसमें क्या है, Na जो है यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ योग हो गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यह है उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल आपको एक दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक होता है KBr, क्या होता है KBr, ठीक, जब इसकी क्रिया Cl2 से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, ये KCl बनेगा। क्या बनेगा, KCl बनेगा और फिर इससे Br2 जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं और ये होती है ऑक्सीकरण क्रिया। नेक्स्ट पर चलते हैं अपचयन। अपचयन क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन से योग क्या कहलाता है, अपचयन क्रिया कहलाता है। अपचयन, जैसे ये KClO3 था, यहाँ से KCl बनेगा और O2 जो है अलग हो जाएगी। ठीक, तो ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये अलग से पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो इन्हें उपचयन अपचयन बोलो या फिर इनको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलो। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक जैसे ZNO है, क्या है ZNO जिंक ऑक्साइड, ये जब इसकी C से कार्बन से जब क्रिया होगी तो क्या होगा, Zn बनेगा और CO बनेगा। ठीक, मतलब ये O और C तो क्रिया कर जाएंगे और Zn जो है बाहर हो जाएगा। तो आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पर C जो है अपचयन हुआ है और ये बन गया CO, और ये O जो है इसका, ये C का उपचयन हुआ है और O का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है Zn का। यहाँ ZNO अपचयित होकर Zn में तथा कार्बन उपचयित होकर CO में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था उपचयन अपचयन। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको संपन्न कराने के लिए जो है ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में क्या अंतर है। तो लिखा हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब इनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब जब ये क्रिया होगी तो ऊष्मा निर्मुक्त होगी, मतलब निकलेगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे ग्रेफाइट प्लस O2, जब ग्रेफाइट और O2 क्रिया करते हैं तो CO2 और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ठीक, अब चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी। वह अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित हो जाती है। जैसे N2+O2 अगर जब क्रिया करेंगे तो NO बनेगा और ये जो ऊष्मा है ये अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रिएक्शन कैसे लिखते हैं आप देख सकते हैं, या तो -45 लगा के इधर लिखो, या ये -45 इस साइड प्लस लगा के इधर लिख दो, तो ये इक्वेशन सही बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करें 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।